हम अभी बात कर रहे हैं जो कंपनी का बंदोबस्त आया हाँ। शुरुआत में ना, हम्म। वो कैसे आया और किस किस कमिश्नर ने उसमें क्या क्या भूमिका निभाई? 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ कुमाऊं में। तो कुमाऊं में सबसे पहला तो कमिश्नर जो था वो गार्डनर था। वो फौज का आदमी था। उसी के नेतृत्व में काठगोदाम से फौज लड़ने गई थी अल्मोड़ा। रामनगर से घुसे, वहाँ से टनकपुर से घुसे, इधर से घुसे, ऋषिकेश की तरफ से घुसे, घेरा उसको, गोरखा कंपनी को घेरा, गोरखा सेना को। तो अंत में वो काबिज हो गए अल्मोड़े में। अल्मोड़े राजधानी थी। अल्मोड़े में उन्होंने क्या किया, जो राजमहल था ऊपर, जिसमें आजकल अस्पताल है, मल्ला महल वाला। मल्ला महल वाला, तो वही राजमहल था। उसके भीतर फौज घुसी, और फौज घुसी तो कब्जे में किया उसको, जैसा होता है ना, बांग्लादेश में आप देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो, सब जगह होता है। तो सब लोग इधर उधर हुए, वो काबिज हो गए। तो वहाँ उन्होंने अब देखा, जब जब भी था, छोटा राज्य था वो, था, आमदनी थम थी, लेकिन था तो सिस्टम तो था। तो वहाँ हुआ, तो उनका घटबार हो गया। तो वहाँ मंदिर भी था। जो ये सिस्टम होता है उसमें अगर मस्जिद हो, दुर्ग होता है, तो दुर्ग में राजा भी रहता है, दुर्ग में मस्जिद भी होती है। ईसाइयों के यहाँ दुर्ग होता है तो वो होती है, गिरजाघर होता है। ऐसे सब धर्मों में है ये। और भारतीय पद्धति में मंदिर होता है राजा के नज़दीक का। तो वहाँ नंदा देवी का मंदिर था। मंदिर है तो पब्लिक आएगी, इसलिए दिमाग में उनके आया कि मंदिर को हटा दिया जाए यहाँ से। तो मंदिर को उन्होंने ट्रांसफ़र किया और नीचे ले आए, जहाँ आजकल नंदा देवी का मंदिर है। गुमानी कवि थे एक, वहाँ थे वो, गंगोली हाट के। उन्होंने लिखा, नंदा का देवाल उखाड़ा, ऊपर बंगला किया खड़ा, अंग्रेज़ों ने अल्मोड़े का नक्शा और का और करा। बहुत टू द पॉइंट लिख रहा है वो। तो अब वहाँ पब्लिक का आना जाना बंद हो गया। अब भीतर उन्होंने ढूंढा। पहली चीज़ ढूंढ में लानी थी कि उनको रकम, माने पैसा, रेवेन्यू, रेवेन्यू के स्रोत इनके क्या क्या है। तो उन्होंने, जो डोटी का शासन था उससे पहले का, गोरखों का, गोरखे शासन के भूमि के रिकॉर्ड निकाले, और कहाँ से कितनी लगान इनको मिलती है वो इकट्ठा किया। तो यह हुआ कि एक आध वर्ष के लिए इसी हिसाब से उतार लो, रेवेन्यू वसूल करो। और दूसरी तरफ से हम बंदोबस्त भी करेंगे। बंदोबस्त की तो लंबी प्रक्रिया है। एक चीज़, हाँ, मैं पूछ रहा था कि वो गोरखों वाला ही निकाला, चंद वाला नहीं निकाला उन्होंने? चंदू तो अभी आए ही नहीं। चंदू तो बहुत बाद में आए ना। नहीं जो नहीं नहीं, अंग्रेजों ने जो निकाला, अंग्रेजों ने निकाला। वो गोरखा वाला निकाला या चंदों वाला निकाला? चंदू के बाद तो गोरखे आए थे ना। 1790 में गोरखे आ गए, और ये 1815 की बात है। उससे पहले चंद थे, तो इमीडिएट गोरखे ही थे। गोरखों ने बहुत ही गलत सलत ढंग से खूब वसूली करी, बड़ी निर्मम थी वो, फौजी शासन था। तो उसमें उनको जो रिकॉर्ड मिले, उस रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने वसूली शुरू की एक तरफ से। दूसरी तरफ से बंदोबस्त भी हम करेंगे अपने हिसाब से। तो धीरे धीरे करके उसका वो पैसा भेजते रहे, छः छः महीने में वहाँ भेजते रहे। जो आज भी चलता है, फसली वर्ष होता है एक, पटवारी की रजिस्टर में अभी भी। तो फसली वर्ष माने 6 महीने की फसल के बाद कितनी आमदनी हुई। और अकबर के समय से चला आया था ये, फसली वर्ष, एक वर्ष को दो हिस्सों में बांटो, और फसली वर्ष को करो, और फसल के हिसाब से इकट्ठा करो। ये रेवेन्यू का तब से आ रहा था, उससे पहले टोडरमल ने किया था, बहुत लंबा है ये। तो फसली वर्ष ये इकट्ठा करते थे, तो उन्होंने किया, 6 6 महीने में वसूली करी, और जितना हुआ उसको वो भेजते थे। एक उनका ऑफिस बरेली में था, एक इलाहाबाद में था, रेवेन्यू ऑफिस अभी भी हैं वो। ये हुआ। और एक वर्ष के बाद वापिस हुआ गार्डनर, तो दूसरा आया।
फिर वो तीसरे में शायद ये आया ट्रेल। ट्रेल बहुत मेहनती आदमी था, बहुत मेहनती, तप्पा तप्पा उसने, वो तो ट्रेल पास ही कहते हैं। तिब्बत तक गया वो, पूरे गांव का देखता था, रहता था वहाँ भूत की तरह रात दिन, समझा वो ढांचा पूरा, कैसी जातियां हैं, कैसे गांव हैं, कैसे खेती होती है, कौन सिंचित क्षेत्र है, कौन असिंचित क्षेत्र है, कहाँ इनके खाईकर रहते हैं, कहाँ सिरतान रहते हैं, और मालिक कैसा करता है, क्या है, ये सब हुआ। तो उसके दिमाग में आया कि गांव यहाँ जातियों के हिसाब से हैं तकरीब तकरीब, और कहीं कहीं बाजे गांव ऐसे हैं जहाँ ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, और नहीं तो ठाकुरों का गांव है तो एक तरफ लगा हुआ ब्राह्मणों का गांव भी है, और ब्राह्मण यहाँ मान्यता वाले हैं, उनके हिसाब से चलता है ये सब। तो हरिजन बहुत कम हैं, और खाए कर हैं वो, उनके पास कुछ नहीं है ज़मीन में। तो इसलिए उसने कहा, सोचा कि पहले गांव को हम विभाजित करें, गांव को हम परिभाषित करें कि कौन गांव कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक इसकी सीमा है। तो अब वो बताएगा कौन इसको, पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, प्रधान था जो कुछ भी था थोड़ा बहुत। प्रधान से उसने कहा, उसको ऑर्डर किया कि तुम शब्दों से नक्शा बनाओ। ये शब्दों से नक्शा मैंने दिया आपको कि तुम्हारे यहाँ जैसे तुम चिन्ह बनाते हो, जाति ब्राह्मण बनाते हैं ना, कुंडली, कुंडली बनाओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखो, और फिर यह बताओ कि पूरब की तरफ इस गांव की क्या है, लिख दो शब्दों में, और पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सा गांव इलाका है, पत्थर हैं कि पेड़ हैं कि नदी है कि जंगल है, क्या है, ये लिख दो। और फिर पश्चिम में आओ तो दक्षिण में, फिर दक्षिण में आओ, दक्षिण में तरफ कौन गांव है, क्या है स्थिति, वह लिखो। और फिर दक्षिण और उत्तर के बीच में आओ, फिर उत्तर में आओ, फिर उत्तर और पूरब के बीच में आओ, कुंडली की तरह बने हो, देखो बने हुए हैं। तो ये 1823 का नक्शा मैं दे रहा हूँ आपको हमारे गांव का। तो जो हमारे गांव में लागू होता है वो हर जगह। अंग्रेज़ों का ऐसा नहीं था कि इसके लिए अलग अलग कानून, एक कानून था उनका। दिमाग में उनका यह था कि जो भूमिहीन है उसको पहले कागज़ में लाओ, जो घूम रहे हैं ये सुल्तान और ये खाए कर, आधारी, आधारी भी कहते थे उनको, किसी क्या ज़मीन किसी की हर कमा रहे हैं कुछ, और नाम कहीं नहीं है उनका। तो वह उनकी मुहिम आज भी चल रही है। हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है ये, अभी भी उसी में चल रहा है हमारा ये पूरा जंगल की काठमांडू नाम से देख रहे हो आप, सारी वो सरकार की ज़मीन है, बसे हुए हैं आदमी, करोड़ों का है पूरा। तो ऐसे होगा ना ये। तो ये हुआ, तो इस तरह से उसने कागज़ में लिख करके नक्शे बनवाए, नक्शे जमा करे सब, और फिर धीरे 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 वो तो कुछ वर्ष रहा, फिर चला गया, तो उस ये चलता रहा उसकी नीति आधार पर, और उसी पर फिर नक्शे बनने शुरू हुए। पहले तो ज़मीन नापनी शुरू हुई, अब नपाई का क्या सिस्टम हो, ये सब हुआ। तो उसके लिए बहुत ही माथापच्ची करी है साहब इन्होंने क्या किया, पहले तहसील स्कूल खोले। हमारे यहाँ बारबिशी में और देवलथल के पास स्कूल था, ऐसे ही और जगह भी होंगे 2-3 स्कूल। वह तहसील स्कूल पटवारियों को तैयार करता था। पटवारी को बताना है कि तुम ज़मीन कैसे नापोगे, फिट भी नहीं थे, गज नहीं थे, हाथ से नापते थे ज़मीन, बालिश्त से नापते से। तो यही था। तो बताया उन्होंने सिस्टम, तो बताया उसको कि कैसे ज़मीन का टुकड़ा है, इसको तुम नापना है। तो ऐसा है, एक तो स्टैंड ऐसा ले लो लकड़ी का, मेज का जैसा, उसके ऊपर जो उनके होते थे पैमाने क्या थे, वो बिंदी दे दो। एक आदमी रस्सी पकड़ेगा, और वो 7 हाथ की लंबी रस्सी होगी वो, और एक हाथ पर गांठ होगी उसके, और नापेगा वो, यहाँ से इस भुजा को नापेगा, बताएगा उसको जो स्टैंड में खड़ा है, उससे कहेगा एक बिंदी यहाँ पर लगा दे। फिर यहाँ से टेढ़ा गया खेत, उधर टेढ़ा ही नापा उसको, बिंदी वहाँ पर लगा दी। फिर वहाँ से इधर को आया वो, जैसी है, बीच में अगर पत्थर आ गया तो पत्थर को घेरे में नापा, उसके बिंदु लगा दिया किताब में। इस तरह से बिंदुओं वाइज उन्होंने बनाना शुरू किया खेत का नक्शा।
जैसे उन्होंने गांव के नक्शे बनाए प्रधान से कागज़ से लिख करके, ऐसे बिंदुओं से बनाए। और फिर हुआ नाप नाप के, एक गांठ 10 हाथ की, दूसरी गांठ 20 हाथ की, ऐसे बनाया अंदाज से। और उसके बाद फिर सिस्टम हुआ कि इन बिंदुओं को मिलाओ, तो रेखा से मिलाया, ये कहीं पंचभुज बना, कहीं चतुर्भुज बना, कहीं त्रिभुज बना, और कहीं सीधा खेत बन गया। तो फिर उसकी फील्ड बुक निकाली उन्होंने, गणित तैयार किया, फील्ड बुक कहते हैं, अभी हम भी पढ़ते थे उसको। उस क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल निकालने का सिखाया और फील्ड बुक बनाया। वो फील्ड बुक लागू कर दी पटवारियों के उसमें सिस्टम में, पटवारी स्कूल कहते थे उसको। और पटवारी तैयार हुए, फिर जिस जो मैथोर पटवारी हो गया 2-3-4 वर्ष, उसको फिर प्रमोशन का मौका दिया, तो बन गया वो, क्या कहते हैं, कानून को कहते हैं, आगे कुछ कहते हैं पटवारी का, कानून को बन गया वो। और फिर उसके बाद उन्होंने पहाड़ के लिए एक नायब तहसीलदार नियुक्त किया, तो ये सिस्टम हुआ। तो इस तरह से स्कूल भी चले, क्षेत्रफल का तरीका भी चला, गांव के नक्शे भी बन गए। अब बंदोबस्त शुरू हुआ। बंदोबस्त शुरू हुआ तो एक तरफ से गांव को लो, उनकी सारी ज़मीन को नापो, उसी पैमाने से नापा, और खेत के नंबर डाल दो, इतना खेत, खेत के तोक डाल दो। तोक माने जैसे कोई एक गांव है तो उसमें तोकों के नाम नहीं है, ये सिमेत है, ये बगड़ है, ये मलेत है, ये रुपाड़ है, इस तरह के तोक कहते हैं उनको, तोक वाइज बनाओ इसको। और बना तो और बेहतर स्थिति हो गई इस तोक में। ये गांव वालों को सब मालूम है, ये फलाना तोक, ये फलाना तोक, गांव वालों के नाम तो बने ही थे पहले से, इस तरह से बना। और तो गांव का ये बन गया। फिर उसके बाद यह हुआ कि ये एक जैसी ज़मीन नहीं है, जहाँ कहीं तो पानी लगता है, उपज ज़्यादा होती है, 12 मासी पानी अगर है तो ठीक है वो। और ऐसा भी है पहाड़ की ज़मीन में 2 फीट नीचे तो गूल जा रही हो, और 1 फीट ऊपर के खेत में पानी ही नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो उसको उन्होंने उपराऊ ज़मीन किया। ये बंदोबस्त से पहले भी था। आपने जो देखा है वो जो का कानून, उसका बंदोबस्त है बाज बहादुर चंद का 1670-75 का, वहाँ भी था ये सिस्टम। ये गांव में पहले से आया था ये सिस्टम, तो उसी का जरा डेवलप्ड रूप था ये। तो इस तरह से हुआ। तो ज़मीन की किस्में मालूम हो गई, सिंचित है कि असिंचित है यह मालूम हो गया, उपराऊ है कि तलाऊ है यह मालूम हो गया, और गौचर है कि पनघट है ऊपर खेत। पहाड़ की स्थिति ऐसी थी, ये जो पहाड़ का बसासत है हमारे गाँवों की, नदी के किनारे गांव होते हैं, नदी घाटी योजना वह है हमारी सभ्यता। तो नदी के पास गांव, खेत, और जहाँ पर खेत शुरू हो गए, ऊंची ऊंची ज़मीन, पानी नहीं लगता है, वहाँ घर बनाओ, क्योंकि ज़मीन ज़रूरी है ना, वो पैदा होगा तभी तो खाएंगे, कठिन था जीवन। इसलिए हर जगह आप देखोगे गांव ऊपर, और जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, और खेत नीचे, बाजे बाजे गांव होंगे जहाँ पर घरों तक पानी पहुँचता है, ये भी हाल ही तक था ये। तो इस तरह का हुआ। तो और उसके ऊपर फिर गौचर, गायों को चरने, गाय जानवरों को चरने का वो बहुत ज़रूरी था, वो था, और आज भी है वो। और फिर ऊपर फिर जंगल हैं। पहले तो जंगलात विभाग नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत जंगलात विभाग नहीं था, तो पब्लिक ही देखती थी जंगलों को, अपनी स्वेच्छा से ही वो रक्षा करती थी उसकी, और लकड़ी का इस्तेमाल करती थी, हिसाब था गाँव में सब। इसका घर बन रहा है तो उसको लकड़ी दो, जलाने के लिए लकड़ी बेचा करो, टूटे फूटे पेड़ों को उसको लाओ, सब हर जानता था इस आदमी को, गांव के हिसाब से पंचायत में जैसे होता है आते वैसे। ये सरकार का कोई रोल नहीं था इसमें? बाद में हुआ, बाद में तब हुआ, बहुत वर्ष लगे इसमें, जब रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी के आने के साथ हुआ ये। रेलगाड़ी 1884 में काठगोदाम पहुंच गई थी, बहुत तेज़ी से हुआ। 1852 में पहली रेल आई थी बम्बई और थाने के बीच में, 1851-52 में। और
1884 में काठगोदाम पहुंच गई, आप देखिए। तो इसके जो पटरी बनती थी स्लीपर, वह स्लीपर शुरू शुरू में नॉर्वे से आते थे। अंग्रेज उनके दिमाग में यह था, कंपनी के दिमाग में, कि गर्म जगह है, बहुत पसीना होता है और ये हो जाता है, वह हो जाता है, आग लगती है और ये गाड़ी उलट जाएगी तो नुकसान होगा हमारा। इसलिए जो पटरियों को जोड़ने के लिए स्लीपर पक्की, यह था कि दीमक होती है यहाँ, लग जाता है, सब कीड़ा बर्बाद हो जाता है, ये सब था उनके दिमाग में। तो नॉर्वे के जंगलों से उन्होंने लकड़ियाँ काटी, फिर उसको यॉर्कशायर में उन्होंने उसका शोधन किया, शिप से कलकत्ता आती थी वो, और कलकत्ता बम्बई से जोड़ते चले गए, वो जोड़ते चले गए। और जब वो यहाँ बरेली पहुँचे, बांस बरेली कहते थे उसको, बड़े बड़े बांस थे, मोटे, आज भी बांस बरेली कहते हैं। तो बांस बरेली में उनको लगा कि बहुत बड़े बड़े बांस हैं, बांसों के जंगल हैं, अजगर पड़े हुए हैं, सांप पड़े हैं, हाथी हैं, बहुत बड़ा बकट है शामला, और पेड़ हैं यहाँ सागौन के, शाखू के, और ये इसके, ये जिससे ये बनता है, जिससे ये बनता है ना, ये कत्था बनता है जिससे, खैर की लकड़ियाँ। तो पता चल गया उनको कि ये मजबूत लकड़ी है। तब उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल शुरू किया, और अभी हाल तक था ये, अभी हाल तक, अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है। तो ये जो सीमेंट की पटरी तो अभी आई है। अभी मैं जब लखनऊ से आता था, अभी तो 80 तक की बात है, तो काठ गोदाम में लाल कुआं में ब्रॉड उसका हो रहा था ना, मरम्मत हो रहा था, ब्रॉड गेज की योजना बन रही थी। तो वहाँ लोहे की वो थी बेंच प्लेटफार्म में, और उस प्लेटफार्म में उसके जो ये थे पाए लोहे की लकड़ी के, वो छिल हो गए थे, वो जंग आ गए थे, कमज़ोर हो गए थे। वो मेरे सामने उखाड़ रहे थे मजदूर, अब ये ख़त्म होगा, ये नहीं आएगा। तो उसमें लिखा था 1884, इसलिए दिमाग में आया हमारे कि 1884 में आ गई, और तेज़ी से आई, काठगोदाम पहुंच गई। और काठगोदाम में लकड़ी झोंकते थे इंजन में, और इसीलिए काठगोदाम नाम पड़ा। लकड़ी लाओ पहाड़ से, इकट्ठा करो यहाँ, काठ का गोदाम। तो और उस काठ के गोदाम में लकड़ियों के गिल्टे बनते थे। उन लकड़ियों के गिल्टे बनाने का ठेका जिम कॉर्बेट के पास था। जिम कॉर्बेट की फ़ोटो लगी थी अभी तक, अभी 10-15 वर्ष पहले की बात है। जिम कॉर्बेट था, उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, बाघ का शेर था, और वो दिखाया गया था कि वो कैसे कटवा रहा है मज़दूरों से गिल्टे। फिर उन गिल्टों को भरते थे गाड़ी में, और लाल कुआं से ऊपर आने के लिए 2 इंजन लगते थे हमारे सामने, भाप का इंजन भी था, और वो एक इंजन पीछे लगता था, एक आगे, छोटी गाड़ी थी। ये अभी हाल की तो बात है, इस बीच बहुत तेज़ी से हुआ ना ये काम। तो ये था। तो रेलगाड़ी के आने से परिवर्तन हुआ और ध्यान गया जंगलों की तरफ। ये जंगलों की तरफ यूँ ध्यान गया कि हम लकड़ी काट रहे हैं, ऐसे काटते काटते तो लकड़ी बर्बाद हो जाएगी, जंगल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए विभाग बना जंगल के रक्षा के लिए, सिल्वीकल्चर बना, फॉरेस्ट का बना। और फिर यह हुआ कि जंगलों को भी नापो, जैसे खेत नापे, जहाँ तहाँ तक गोचर है वहाँ तक रहने दो, उस ऊपर उसके बाद जो है जंगल, उस जंगल को जंगल का विभाग बनाओ, इसको सुरक्षित करो इसको। फिर तार बाड़ लगने शुरू हुई, तो उसी के साथ विरोध भी हुआ, आंदोलन भी शुरू हुआ। ये कैसे करोगे आप, हम कहाँ से लकड़ी लाएंगे घर बनाने के लिए, भराड़ कहाँ से हम बनाएंगे, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब हुआ। तो वो धीरे धीरे विकास के साथ ये जंगलात का आया संबंध। और जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, फिर ये ट्रेल का ये जो नक्शे वाला सिस्टम है, बंदोबस्त का सिस्टम है, ये बहुत सख्ती से चला। और पटवारी और पेशकार और ये तहसीलदार, ये जुड़े अफसरों का सीढ़ी बनी इसमें, और इनको फिर काम दिया गया, इस्टेब्लिश हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और फिर जब हुआ कि एक गांव से इस हिसाब से अब करो इसका कि ये ज़मीन किसी की गलत तो नहीं नप गई, और जो ये मालिक बने हुए थे ज़मीन के उनको सिरस्तानों को या खाएकरों को देते थे ये, तो अब हमने खाएकरों के नाम चढ़ा दिए उसमें, तो उनको बल्दियत मिल गई,
खुश हो गए वो। अब यह हुआ कि ये जैसे जैसे ये प्रधान को देते थे पहले, उसको तो कर देने दो ऐसे, सीधे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया इसमें। और जैसे जैसे वह पा रहा था, पाए देते रहो उनको। जैसे वह लड़की की शादी हुई तो 1 रुपया टीका देते थे प्रधान को। सावन के महीने अगर वह हुआ, घी देना था, गाय भैंस ब्याह गई तो सौनी शेर कहते थे उसको, 1 शेर घी दे दो प्रधान को। ऐसे ही पूस के महीने पालक की बाड़ी में पालक उगता है, सब्जी उगती है, तो सबसे पहले गड्डी प्रधान को दो, देवताओं की तरह उसको मानते थे लोग। ऐसे ही बकरी तुम काटते हो मांस के लिए, तो बकरी की सिर उसको दे दो। यही था बहुत सामान्य सा, जो आज भी देव मंदिरों में चलता है ये सिस्टम। तो इस तरह का बनाया, तो ये दस्तूरात कहते हैं इसको। ये दस्तूरात तो प्रधान को दो, लेकिन जो रेवेन्यू तुम देते हो, इतने नाली धान, इतने सूपा धान, इतने बोरे ये अन्न और इतना इतना, उसका तुम 5वां हिस्सा प्रधान को देते थे, उसमें आधा हमारा आधा प्रधान का। ये अंग्रेजों ने बनाया सिस्टम, आधा हमको दो। और आधा वसूल करने के लिए थोकदार नियुक्त हुआ एक खसिया मजबूत किस्म का, जो लड़ भिड़ सके, थोकदार। ये थोकदार न आया सामने, तुम देखो प्रधानों को, एक थोकदारी के अंदर इतने गांव हैं, जा कर के इकट्ठा करो, 6 महीने में इकट्ठा होता है कि नहीं। तो इस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया ये, तो ये बन गया। अब उसमें एक झाड़ ये हुआ कि जैसे बंदोबस्त वो हुआ, जागीर है, जैसे हमारे गांव का मैंने उदाहरण दिया ना, ये सब मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। ये हमारे गांव में ना, अब इतना बड़ा गांव था, अब उसमें यह था कि अब इतना गांव है, ये इस गांव के साथ जुड़े हुए 4-5 गांव हैं ये, और उन गांव में तो ये खाए कर और ये सब थे इनके। और इनके जो मूल ये जागीर के जो मालिक थे, ये कितने परिवार हैं, कितने घर हैं ये। अगर इन सब को तो फ्री थी इनकी ज़मीन, अब हम इतनों के लिए हम फ्री कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा फिर। इसलिए नियम बनते चले गए। ऐसा होगा कि ज़मीन को कमाने वाला कौन है, क्योंकि वह जो प्रधान थे या जो ताकतवर था, उसका तो इधर उधर से हो जाता था ना, आसामियों से हो जाता था, खायकरों से हो जाता था, शिरतानों से हो जाता था, आधारियों से हो जाता था, कमाने की ज़रूरत ही नहीं थी उनको, ऐसे होता था। अब यह हुआ कि ऐसे नहीं होगा, कानून बने, कानून बनते चले गए, सुधार करते चले गए। जो मुखिया है उसको हिस्सेदार बनाओ, हिस्सेदार सब हैं, उस ज़मीन के हिस्सेदार सब हैं, और अलग अलग परिवारों में मत बांटो उसको, पहले हिस्सेदार देखो सबको। यहाँ तक कि जो रजबार था, रजबार तो बहुत बड़ा राजा था, वहाँ उसके हिसाब से रजबार को भी, वो तो राजा साहब अब भी कहते हैं उसको, हिस्सेदार हो गया वो। तो लोगों ने कहा, अरे राजा साहब तुम आज तक राजा था, अब तो हिस्सेदार है क्या, हमने जा, हंसी मखौल हो गई वो। तो सब हिस्सेदार हो गए, हम और वो जितनी जागीरें थी छोटी छोटी, सब हिस्सेदार हो गई। अब फिर हिस्सेदार में यह हुआ कि कौन अपने हाथ से ज़मीन कमाता है, कब्जा किसका है, कब्जे में जाओ। गए, अब कब्जे में वो जो मुखिया है वो तो कमाता ही नहीं है। फिर उनके लिए नियम बने। नियम कैसे बने कि अगर तुम अपने हाथ से अपने हाथ ज़मीन नहीं कमाते हो, तो तुम्हारी बिरादरी का कोई आदमी कमाए तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन कब्जा होना चाहिए उसके नाम से, कागज़ में, ये कागज़ी कार्रवाई में होना चाहिए वो। ये इसलिए किया उन्होंने क्योंकि गांव जातियों के आधार पर बटे हुए हैं, वेल सेटल्ड हैं जाति के हिसाब से। ब्राह्मणों के गांव, जंदापरों के गांव, ठाकुरों के गांव, खस्सियों के गांव, और यहाँ तक कि जो लोहार के पास ज़मीन है और उन हरिजनों के पास नहीं है, क्योंकि लोहार लोहे का काम करता है, वो सबके काम आता है। राजाओं के बखत से था ना, कुटुब काटोल, बोस काटोल, भाण बनाल, और पूरे गुस्वामियों के यहाँ जाएगा वो, उसी के खाने से बनता था, उसका खाना वो कमाया,
ज़मीन तो थी, उसके बाद थोड़ा बहुत दे देते थे, लेकिन उससे गुजर नहीं होती। दिन भर काम में हुआ, औरत भी औरत धोखनी फूंक रही है और लड़का पीट रहा है, लोहा दे रहा है वो गुसाइयों को। बहुत सिस्टम बढ़िया था ना। तो उनके नाम तो ज़मीन है। फिर राजाओं के वक्त घोड़े की नाल की ज़रूरत पड़ती थी, घोड़े के बाल काटो। घोड़े बहुत थे ना पहले, राजाओं के वक्त भी थे। घोड़ा और बकरी बहुत खास थे पहाड़ में। घोड़ा तो अभी तक था, अभी तक। मैं जब पुरोला में ड्यूटी करने गया तो उप्रेती जी बीडीओ थे, घोड़ा था उनके पास, अभी था। तो फिर 60-61 के बाद में जब सड़क बन गई, कहा तो फूको इसको, कौन घास लाए, कौन इसको पीछा करे, कौन पाले इसको, कौन पानी लाए। दो आदमी चाहिए थे ना। तो ये था, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया, फिर गाड़ियाँ आई। तो ये था, हाल तक चला ये। जितना इंटीरियर इलाका था सुधरता चला गया ये। तो ये हुआ। तो अब ये हुआ कि ये वसूली के लिए बीच में इस ढंग से आया अंग्रेज़ों का सिस्टम।